देहरादून में सीएम धामी ने छात्रावास की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम धामी ने सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला के छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित। सीएम धामी ने कहा कि आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। पहले परीक्षाएं संपन्न होने के बाद परीक्षा कैंसिल कर दी जाती थी। नकल विरोधी कानून आने के बाद प्रदेश में अभी तक 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और जिसका परिणाम हुआ, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आए दिन जो आप देखते होंगे कि परीक्षाएं संपन्न होती थी और संपन्न होने के बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती थी और आए दिन पेपर लीक की समस्या हमारे सामने। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो एक उनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था, उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। नकल विरोधी कानून आने के बाद प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। एक भी मामला कोई न्यायालय में नहीं गया है और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में, किसी सीमांत क्षेत्र में आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो पहले भी हमारे यहाँ के भाई बहन परीक्षाओं में सम्मिलित और कई वर्षों से परीक्षाएं दे रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल का कानून आने के बाद उन्हीं भाई बहनों का एक परीक्षा के साथ साथ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में चयन हो। वहीं पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है। बोर्ड चाहता है कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हों। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अब उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। साथ ही सेना के तमाम साहसी ऑपरेशन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। हम अपने मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन शमून कासमी हमारे साथ हैं। शमून जी, आप लोगों ने एक फैसला लिया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। यूं तो देखिए देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। हाँ, देखिए 22 अप्रैल को जो एक वो मुल्क जो हमसे टूट करके 1947 में अलग हुआ था, उसे इंसानियत के कल्याण की बात करनी चाहिए थी। उसने धर्म डेफिनेशन ही बदल दी। धर्म नाम है करुणा, प्यार और त्याग का। जब उसने आकर के निहत्थे हमारे भाइयों का कत्ल किया और हमारी बहनों के सामने, तो उसने वो दरंदियत की हदें पार कर दी। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व के अंदर, उनके निर्देशन में जिस तरह से हमने सफल ऑपरेशन किया और उन दरिंदों को हमने सबक सिखाया और कैफरे किरदार तक पहुंचाया उन आतंकवादी ठिकानों को कि जहां आतंकवादी पल रहे थे, उन पर हमारी सेना ने भरपूर जो है कामयाबी के साथ उन्हें नेस्त व नाबूद किया। तो हम इस चैप्टर को चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो हमारे मदरसे आते हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, तो हमारे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं जो है एक सैनिक पुत्र हैं, तो हम चाहते हैं कि एक उत्तराखंड राज्य से एक आवाज़ उठे कि एक देश श्रेष्ठ देश, और देश के सिवा कुछ नहीं है। देश नहीं है तो हम नहीं हैं, तो देश ही सर्वोपरि है, तमाम चीज़ों से ऊपर देश है, धर्म से भी ऊपर देश है। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इस सूर्य गाथा को मदरसों के पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे कि किस तरह से हमारी सेनाओं ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, ताकि वो अपनी हिस्ट्री से, अपनी तारीख से वो परिचित रहे।
धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप शमून कासमी जी को सुन रहे थे और जैसा कि इन्होंने बताया कि अब उत्तराखंड के तमाम मदरसों में एक क्लास से लेकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर की पढ़ाई की जाएगी, यानी कि एक चैप्टर जो है अब मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा, जिससे मदरसे के बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ देश के शौर्य और पराक्रम के बारे में भी जान सके। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो वहीं चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग जिला और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 10,25,058 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या 4,05,253 के पार हो चुकी है। तो अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए वो भी आपको ग्राफिक्स से जरिए बता रहे हैं। बता दें आपको 10 लाख के पार पहुंच चुका है यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में 4,05,253 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो वहीं यमुनोत्री धाम की बात करेंगे, जहां पर 1,68,013 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो 1,55,718 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 2,05,158 आंकड़ा पहुंच चुका है श्रद्धालु के दर्शन करने का। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं चारधाम की यात्रा के लिए। खास बात यह है कि इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। जो आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है, यानी कि 10 लाख के पार यात्रियों ने चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले में पहाड़ी दरगने से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गया है। वाहनों का संचालन ठप होने से सैकड़ों की संख्या में यात्री मार्ग पे फंसे हुए हैं। आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर एलागाड़ और कुलागाड़ के बीच में विशालकाय चट्टान खिसक कर सड़क पर आ गई है। इससे वाहनों का संचालन ठप है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन को जो जा रही हैं और लौट रही यात्री मार्ग पे ही फंसे हुए हैं। बीआरओ ने सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया है। विशालकाय चट्टान गिरने के कारण बंद मार्ग को शाम तक खुलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सोमवार से हेली टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। पहले दिन IRCTC की वेबसाइट पर 415 टिकटों की बुकिंग हुई। 22 जून तक की यात्रा के लिए अभी काफी सीटें खाली हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। यात्रा के लिए IRCTC की वेबसाइट दोपहर 12 बजे ऑनलाइन हेली टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी थी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 25 मई से 22 जून तक की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग स्लॉट खोला था। पहले दिन अलग अलग तिथियों में यात्रा करने के लिए कुल 415 टिकटों की बुकिंग की गई। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए गोविंद घाट से कांगरिया तक हेली सेवा संचालित होती है। इस बार पवन हंस एविएशन के माध्यम से हेली सेवा चलेगी। इसमें प्रति यात्री 8,080 रुपए है। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में पिछले 18 दिनों में 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये केदारनाथ यात्रा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। प्रशासन यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और भक्तों को सुगम दर्शन अनुभव प्रदान करने के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर मेडिकल, शौचालय, स्वच्छता और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। तो वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने परिवार संघ यमुनोत्री धाम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तीर्थ पुरोहित ने सावित्री ठाकुर से केदारनाथ धाम की तर्ज पर यमुनोत्री धाम का मास्टर प्लान से कायाकल्प करने की मांग की। सावित्री ठाकुर ने तीर्थ पुरोहितों से प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आने का न्योता दिया।
तो वहीं श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में भैरव खाल स्थित भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर राजनीति गरमाई है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व विधायक गणेश कोथियाल के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने दावा किया है कि कुछ लोग उन्होंने अकबर बाबर के अनुयायी कहा भैरव मंदिर के भव्य निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम भगवान के अनुयायी तो मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में हैं और आने वाले दिनों में भैरव खाल में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक गणेश कोथियाल ने इन आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि अकबर बाबर के अनुयायी होने का ठप्पा पहले से ही डॉक्टर धन सिंह रावत पर लगता है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल डॉक्टर रावत ने बिंदेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था, जिससे साफ होता है कि कौन राम का अनुयायी है और कौन अकबर बाबर का अनुयायी। दोनों नेताओं की ये बयानबाजी अब सियासी लड़ाई का रूप ले चुकी है। भैरवनाथ जी की कृपा हम सब पे है और उनकी कृपा से आज यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे एक भव्य मंदिर सभी स्थानीय लोग मिलकर हम लोग बनाएंगे और मुझे आशा विश्वास है कि एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र भी बनेगा, पर्यटन का केंद्र बनेगा। और जैसे हमारे धारी देवी का मंदिर है, जैसे हमारा श्रीनगर कमलेश्वर का मंदिर है, जैसे भूखाल का मंदिर बन रहा है, वैसे इसी तर्ज पे मैं चाहता हूँ कि पूरा क्षेत्र सर्किट पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए। और मैं इस बात से आज मैं पुख्ता हो गया है कि हजारों लोगों को मैंने पूछा कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि मंत्री जी बहुत अच्छा मंदिर बनाइए और उनका आशीर्वाद मिल गया है, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो राम के अनुयायी हैं वो सब चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भैरव खाल में एक सांस्कृतिक और जागर के कार्यक्रम में धन सिंह रावत जी ने कुछ बातें कही। धन सिंह रावत जी आप सभी जानते हैं कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि धन सिंह रावत जी को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और चूंकि जब कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो उस व्यक्ति के दिल में क्या है, उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है, उस व्यक्ति की सोच क्या है, ये पता चलता है। और कल एक बार फिर उनके दिमाग से नफरत की बातें, उनके दिल से नफरत की बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाहता हूं और जो लोग इस मंदिर को रोकने का काम कर रहे हैं वो बाबर के अनुयायी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड 10 डोभालवाला में कालिदास रोड स्थित इंद्र विहार में 1,88,00,000 रुपए की लागत से नलकूप निर्माण और तत्संबंधी कार्यों का भूमि पूजन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इंद्र विहार और निकटवर्ती क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे जल संकट को ध्यान में रखते हुए इस नलकूप का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नलकूप निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 10-15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 1,88,00,000 की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की थी आज उनके लोकार्पण कर रहे हैं। पहले जो है शिलान्यास हो जाते थे, पत्थर लग जाते थे, फिर दूसरी सरकार आती थी, पत्थर फट जाते थे, लेकिन आज पहली बार धामी के तत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बनने के बाद इस क्षेत्र की पानी की समस्या का अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सल्ट विधायक और बीजेपी जिलाध्यक्ष नेतृत्व में शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय को समर्पित की जा रही है। भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे के साथ शुरू हुई इस यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित अनेक ग्रामीणों ने शिरकत की। सल्ट विधायक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
विधानसभा में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आज तिरंगा यात्रा जाली खान से गोलेखाल तक निकाली थी। इसमें हमारे पूरे निवासी हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। संत वासियों ने दिया लगातार जो संत की भूमि है, यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्व सैनिक भी है, लगातार मुझे फोन आ रहा था कि अल्मोड़ा की जो आर्मरी में इशू कर दिया, जो पेंशन भारत सरकार हमें दे रही है उसका भी हम भारत सरकार का कर्ज चुका पाए, हमें भी बॉर्डर पर भेज दें। तो उनका ये जज्बा देख के हमें भी बड़ा खुशी हुई कि हमारे साथ तिरंगा सिंदूर अपने सैनिकों के सम्मान ये पूरे अपने जिले में ये यात्रा चल रही है, जो कि हमने इससे पूर्व रानीखेत, उसके बाद दुरहाट, आज हमारा ये जो यात्रा पूरी सभा की यात्रा थी और ये जाली खान लेके हाल तक की यात्रा थी। इसमें ये यात्रा उनको साथ लेके ये यात्रा थी। इससे एक संदेश हम उस वीर सैनिकों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सफल जो ऑपरेशन किया है, उसी के उसमें ये सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा इसको हमने करना था, जो हम विधिवत आज इसको अपने यशस्वी विधायक महेश जीना जी के नेतृत्व में हम इसको सफल इसमें करने में सफल। तो वहीं पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार से जम्मू कश्मीर के लिए जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई। आलम यह कि हरिद्वार से जम्मू के लिए रवाना होने वाली बस में इक्के दुक्के यात्री ही सीधे जम्मू जा रहे हैं, जिसके चलते रोडवेज को कई बार बस की रवानगी रद्द करनी पड़ रही है, जबकि कई बार बस को बीच रास्ते से ही लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रोडवेज स्टाफ और यात्रियों का कहना है कि आतंकी हमले के बाद से लोगों में भय है। जो लोग जरूरी काम से जम्मू जाना चाहते हैं, सिर्फ वे ही बस से यात्रा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फर्क है। जब मैं पिछली बार गाड़ी लेके गया था तो गाड़ी मुझे लुधियाना से ही वापस लानी पड़ी थी, यात्री कम होने के कारण। इस वजह से गाड़ी नहीं जा पा रही, क्योंकि वहां पे अभी डर है, देखो डर है तो सवारी नहीं निकल पाती, और जब सवारी निकलेंगी तो जब ही गाड़ी चलेगी। अब आज जा रही है, ऐसा हो रहा है कभी जा रही है कभी नहीं जा रही है। आज भी तो वहीं आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका को लेकर हरिद्वार में कार्यशाला आयोजित की गई। सीसीआर हॉल में आयोजित वर्कशॉप में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अधिकारियों के साथ डीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए आपदा के दौरान की जाने वाली मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया के लोगों से भी सुझाव लिए गए। डीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन के दौरान मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपदा के दौरान सूचनाओं को साझा करने के लिए पत्रकारों से सुझाव लिए गए हैं, जिन्हें आपदा प्रबंधन कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हमारे मीडिया के अधिकांश बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर आपदा के संबंध में डिटेल अभी रखा गया है आपदा अधिकारी के द्वारा। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ के भी अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी विषय रखा हुआ है और मीडिया के बंधुओं से इसमें फीडबैक लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर प्रत्येक वर्ष हम लोग आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाकर के शासन को भेजते हैं और पॉलिसी फार्मुलेशन में उसका यूज होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो भी सुझाव आएंगे, इन सुझावों को भी हम लोग पॉलिसी में शामिल कर पाएंगे। ये जो कार्यशाला हुई है आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका, तो जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से ये एक पहल की गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये जानते हैं कि किसी भी आपदा में जो है मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और किसी भी आपदा की सूचना जो है मीडिया के माध्यम से जो है जिला प्रशासन को मिलती है। तो आज की बैठक में जो मीडिया विभिन्न जो प्रतिनिधियों ने यहाँ पे सुझाव दिए हैं और जो समस्याएं जो रखी हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर से हमारी स्तर से जो है कुछ न कुछ कार्रवाई उसमें ज़रूर की जाएगी। उसके ऊपर जो पहले से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न विभागों को, उनका जो है अनुसरण किया जाएगा पुनः, और जो जिला स्तर पर उस पर इसका जरूर जो है उसकी एक समीक्षा जरूर की।
तो बद्रीनाथ धाम के अहम पड़ाव पीपल कोठी क्षेत्र में अचानक से नाले में तेज बहाव में पानी आ गया। इस पानी के बहाव में कई गाड़ियां भी बहने लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ऊपरी इलाके में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नाला उफान पर आने की बात कही जा रही है। चमोली पुलिस कंट्रोल रूम की माने तो हाल तरह की सड़क बंद नहीं हुई है। मलबा आने की वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान जरूर। स्थानीय प्रशासन और लोगों की सहायता से गाड़ी को निकाला गया है। पुलिस की माने तो पीपल कोठी में यातायात सुचारू हो गया है, लेकिन पागल नाला में यातायात बाधित हुआ था। लेकिन देर रात अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कड़ा रुख अपनाया गया। इसी क्रम में रुड़की तहसील क्षेत्र में अब तक 26 मदरसों को सील कर दिया गया। प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई उन मदरसों पर की गई जो नियमानुसार पंजीकृत नहीं थे, जिनका संचालन नियमों के विरुद्ध किया जा रहा था। वहीं रुड़की एसडीएम ने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य मदरसों की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी मदरसे अवैध रूप से संचालित चल रही हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। जिनका नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा था, बिना पंजीकरण के संचालन कर रहे थे, उनको अभी सील किया गया है। और अभी भी कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके द्वारा बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। अधिवक्ता की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने अपर तहसीलदार के पेशकार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायत थी कि एक भूमि पर आए फैसलों की दोबारा सुनवाई के लिए की गई अपील पर कार्रवाई के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। विजिलेंस की टीम कागजी कार्रवाई करने के बाद पेशकार को लेकर शहर से रवाना हो गई। विजिलेंस टीम ने पेशकार से पूछताछ साथ तलाशी के साथ ही चल अचल संपत्ति के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। फिलहाल कई घंटों की कार्रवाई के बाद रिश्वतखोर पेशकार को विजिलेंस टीम अपने साथ देहरादून ले गई। वहीं तहसील में हुई विजिलेंस टीम की कार्रवाई से अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं अल्मोड़ा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चरस, गांजा और अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 कारें और 1 बाइक सीज कर दी गई है। बरामद मादक पदार्थों की कुल कीमत करीब 17 लाख बताई जा रही है। तीनों मामलों में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और मुकदमा दर्ज कर जांच। ये 3 बड़ी कार्रवाई आज जनवरी से की गई है, जिसमें सबसे मुख्य कि अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में 2 किलो के 3.25 किलो के चरस हमने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसमें हमने ये भी उससे पूछताछ की वो जहाँ से ला रहा है और कहाँ ले जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिली है, उनके नाम वगैरह हमें जानकारी मिली, उसमें भी हम आगे लिंक स्टेब्लिश करके उसमें कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ में सल्ट थाना क्षेत्र में एसओजी और सल्ट ने मिलकर लगभग 37 kg के आसपास गांजा वहाँ पर पकड़ा, जिसमें एक अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया है तथा 1-2 लोग वहाँ पर भागे हुए बताए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। साथ साथ में वो जहाँ ले जा रहे थे और जिससे लाए थे उसके बारे में भी हम जानकारी उसमें इकट्ठा कर रहे हैं।